जी सर जी, अभी इस वक्त टारगेट ये है कि आपको एक बार रिवाइज करवा दिया जाए कि फॉर्मेट क्या है, उसमें मैक्सिमम कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। सबसे पहले हम बात करें तो नाम पता लिखना होता है, मिस्टर ए, फिर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल, फिर टैक्स ईयर नहीं बल्कि टैक्स पीरियड। ठीक हो गया। आउटपुट टैक्स लिखेंगे, इनपुट टैक्स लिखेंगे जो क्या होगा, लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड। इन दोनों को जमा कर दें और इसके साथ क्या लेंगे, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो यहां पे आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अभी इसमें से ये दोनों चीजें लेस करके चेक करना है कि भाईजान आंसर प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर आंसर प्लस आ रहा हो तो यहां पर लिखेंगे फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, और इसको जमा करके ये कर देंगे सेल्स टैक्स पेबल। इसके साथ लिखेंगे अगर कोई इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड है तो वो लिखेंगे, इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड है तो वो लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखूं, अच्छा जी, ये मैक्सिमम चीजें हैं। अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो सबसे पहली वर्किंग बनती है वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स की, जिसमें हम लिखते हैं सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरे नंबर पे लिखेंगे सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट होगी और ये फाइनल आ जाएगा और इस पे टैक्स लगेगा। एडजस्टमेंट हो जाएगी, फाइनल आ जाएगा और उस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कितने परसेंट पे, वर्किंग नंबर 2 है इनपुट टैक्स। सप्लाईज टू, सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, और टैक्स लेंगे, एडजस्टमेंट होगी कुछ प्लस माइनस,
और फिर उसके बाद परचेजेज आ जाएंगी। टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। तीसरे नंबर पे आ जाएगा इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, क्योंकि ये था कॉमन इनपुट टैक्स। परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। यहां पर एक चीज आपको मैं जरूर बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि हो सकता है वो आपको कह दे कि इसने टमाटो केचप या और कोई भी आइटम ऐसी जिसको इंपोर्ट किया और उस पे टैक्स कितना लग गया, 25% लग गया। हो सकता है वो आपको ये कह दे, और ऐन मुमकिन है कि वो आपको ये भी बताया कि ये टमाटो केचप उसने बेची, सेल की, और इस पे सेल पे भी फिर क्या लगेगा, 25% टैक्स लेगा। ये बात सुन लो, ये बात अब तक पास पेपर में कभी नहीं आई। बेटे उस्ताद वो है जो आपको अगले स्टेप की बात सिखाए, जब तक पास पेपर में आ गई वो तो सबको ही पता होती है, वो तो पास पेपर से देख के भी बता देते हैं। सुनो, 100 रुपए की आपने केचप खरीदी थी, इस पर 25 रुपए का क्या आ गया, इनपुट टैक्स आपने पे किया। ये 200 की बेची, इस पे 50 रुपए का आउटपुट टैक्स चार्ज किया। यार मेरी बात समझ आ रही है? अब इस केस में होता ये है, इस केस में होता यह है कि फिर आप इसको इनपुट और आउटपुट ये अलहदा से 25% लिख के यहां पे ऐड करोगे आउटपुट में। समझ आ रही है? और ऊपर सप्लाईज के अंदर फिर कैचअप नहीं लिखोगे, और फिर इनपुट में भी इसको कॉमन में शामिल नहीं करोगे। सर कॉमन है तो अपोर्शन होना था ना। तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड तीनों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ टैक्सेबल के लिए है, तो फिर आपको अपोर्शन नहीं करोगे, फिर उसको इनपुट से निकाल दोगे, उसको अलहदा से वर्क करके इसको फिर ये अलहदा होगा, इसको फिर फॉर द पीरियड में शामिल करोगे, और ये 50 जो होगा इसको फिर यहां पर शामिल करके ये इधर से। यार मेरी बात पिक कर गए हो? ऐसे आ सकता है सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी उसने किया, 25% वाले फैक्टर को डाला तो बच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी पास पेपर वो 70,000 भी कर लें तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस है ही नहीं। सर समझ आ रही है? जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं उसको पिक करें। मुसीबत ये है कि इससे पहले जब आपको बेसिक चीजें सिखा रहे होते हैं आप वही भी कर रहे होते हैं, उस पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ते। तो आज जब एज्यूमिंग कि आप एक बार न्यूमेरिकल करके चीजों को रिवाइज करने की तरफ आ रहे हैं, तो ये मेरा एक खदशा है कि इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आ सकती है। ठीक हो गया? तो जब आएगी तो आपने अलहदा से टोमेटो केचप की जो इंपोर्टेड केचप है उसको सप्लाई करने पर 25% टैक्स लगेगा, अलहदा से वो करना है, आउटपुट में चार्ज करना है, और फिर अलहदा से टोमेटो केचप जो खरीदी थी उसका जो इनपुट होगा, ये इंपोर्ट पर जो टैक्स दिया था वो अलहदा से परचेजेस के अंदर या अलहदा से फॉर द पीरियड में ऐड करना है, अपोर्शन नहीं करना अगर वो कॉमन नहीं होगा तो। क्लियर होगी बात? हाँ, वो कहता है वो इंपोर्ट किया उसने, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड और टैक्सेबल तीनों तरह की आइटम बनाई है, तो फिर आपको उसको
अपोर्शन भी करना पड़ सकता है। सर समझ आ रही है? तो भाई अगर अब ये सवाल पर डिपेंड करता है कि वो सवाल कैसा देता है। अगर वो सिर्फ टैक्सेबल देता है तो ये करना है, अगर वो कॉमन में कहता है तो कॉमन में शामिल कर देंगे और फिर उसको पोर्शन भी करेंगे। ये बात थी वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 उसे बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताया? कैसे हो सकता है कि ना बताया हो? जब उसने रूल किया है कि आप परचेज करेंगे तो 25% देंगे और सब्सिक्वेंट सप्लाई करेंगे तो भी 25% चार्ज करेंगे, रूल ही ये है। तो फिर उसे दोनों साइड्स बतानी पड़ेंगी सर। लो सर, वर्किंग नंबर 4। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड। ये वाला जो इनपुट टैक्स परचेजेस पर होगा, इसको यहां पर ले आते, बाकी तो बातें वही पुरानी है ना। इसको फिर इस बेस पर अपोर्शन कर दें और ये वाला जो इनपुट टैक्स होगा इसको यहां पर ले आते हैं और इसको अपोर्शन कर दें। यार ये पॉइंट क्लियर हुआ है? अब अल्टीमेटली क्या होता है, ये इनपुट टैक्स आ गया, जब अपोर्शनमेंट कर लेते हैं फिर वैल्यूज प्लेस करते हैं। ये आउटपुट टैक्स की वैल्यू आ गई, ये इनपुट टैक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, ये जो टैक्सेबल होगा यहां से ये यहां से इसको लेके जाएंगे, सॉरी जी, इसके इस पे लेके जाएंगे और ये जो होगा ये वाला, ये एज इट इज ऐसे होगा। फर्दर टैक्स 4% ऐसे टैक्स पेबल है, इनपुट टैक्स और एक्सपोर्ट रिफंड। यार इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये सिंपल है, बस ये सारा मैं आपको पहले बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। इस वक्त मेरा टारगेट आपको सिर्फ ये 25% वाली जो बात है ये बताना था, क्योंकि ये एक एडिशनल बात है। बाकी फॉर्मेट है वो आप लोग पहले जानते हैं, आप लोगों ने किया हुआ है। एक्सपोर्ट रिफंड, ये ज़ीरो रेटेड की जो आइटम है ये एक्सपोर्ट रिफंड के लिए चली जाएगी और फर्दर टैक्स जो अनरजिस्टर्ड को सेल किया उसका 4% लेके फर्दर टैक्स हो जाएगा। और इनपुट टैक्स की बात करें तो
इनपुट टैक्स की बात करें तो ये कैरेड फॉरवर्ड होगा इन दोनों का डिफरेंस, ये तो पता है ना आपको। बहरहाल इस तरह से ये करना है। लेटेस्ट अटेम्प्ट का एक सवाल है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई किया उसका 4% ले लेते हैं। ये मैं दोबारा दे दूं, अगर फर्दर टैक्स का आंसर, फर्दर टैक्स के हवाले से आंसर आ जाए, फर्दर टैक्स तो 4% ही लेना है। अगर आउटपुट टैक्स में से परचेजेस का टैक्स और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का इनपुट टैक्स लेस करने के बाद आंसर आए पॉजिटिव में, तो फर्दर टैक्स ऐड करना है। अगर आंसर आ जाए नेगेटिव में तो सेल्स टैक्स पेबल यहां आ जाएगा, और फिर फर्दर टैक्स आएगा। तो सर समझ आ रही है, चूंकि सेल्स टैक्स पेबल नेगेटिव में, बल्कि यहां पर लिखता हूं पेबल नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, ठीक हो गई सर जी बात जी। सर आया नहीं ना अभी, का कानून ही नहीं है, कानून ही नहीं है, तो इस वजह से इसके बारे से कोई है नहीं। और ये अगर वो ये वाला सवाल दे देना तो वो बहुत सी बातें नहीं पूछ पाएगा, वो आपसे अपोर्शनमेंट को पूछना चाहता है। अब जब वो अलहदा से एक आइटम खरीदी और अलहदा से बेची गई हो, तो ये वाली जो खरीदी गई होगी इसका इनपुट टैक्स कॉमन इनपुट टैक्स में भी ऐड नहीं होगा। समझ आ रही है? तो इस वजह से इसका ऐसा कोई सवाल नहीं है, हालांकि पिछली बार ये था उसने इस चीज़ को टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं इस वजह से आपको तैयार कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो आप उसको एड्रेस कर सकें। लो सर, ले सर ये वाली बात क्लियर हो गई। अब मुझे चलना है इस क्वेश्चन की तरफ। जी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, लेटेस्ट अटेम्प्ट ऑटम 23 का क्वेश्चन है। जीनत एंटरप्राइज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ZE is engaged in the business of manufacturing and supplying of cosmetic products. The following information has been extracted from the record for the month of August 2023. टैक्सेबल गुड्स है से परचेज किया और अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज, अनरजिस्टर्ड से परचेज का तो कुछ नहीं होगा, इस पर क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स मिलेगा। सप्लाईज की बात करें तो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड आ गया और एक्सपोर्ट आ गया। एक से ज़्यादा सप्लाई जब आती हैं तो जहन में एक बात आती है कि अच्छा अगर कॉमन इनपुट टैक्स हुआ तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में सबसे पहली बात है परचेजेस, इसका मतलब है ये वाली एडजस्टमेंट तो इनपुट टैक्स से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल था 9.2 मिलियन का, हमें स्पेशल डिस्काउंट के हवाले से मिला था 1.2 मिलियन का स्पेशल डिस्काउंट मिला था। अब मेरी बात आराम से सुनो, हम खरीदार हैं, ये एडजस्टमेंट पहली बार आई थी जिंदगी में, इससे पहले कभी नहीं आई थी। हम खरीदार, हम बेचने वाले हो, हम किसी को स्पेशल डिस्काउंट दें तो टैक्स वाले कहते हैं स्पेशल डिस्काउंट टैक्स जो है वो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पे नहीं लेना बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू पे लेना। पढ़ाया ना? अच्छा, हम खरीदार हैं, बेचने वाले ने जब स्पेशल डिस्काउंट अलाउ नहीं किया और किस वैल्यू पे हम पे टैक्स चार्ज करना है, फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो खरीदने वाले ने किस वैल्यू पे देना है,
फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो फिर क्लेम किस वैल्यू पे करना है? यार मेरी बात पिक कर गए हो? इसका मतलब है परचेज करते हुए भी हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना था। ठीक हो गया? इसका मतलब है परचेजेस को 1.2 मिलियन से बढ़ाएंगे। ग्लास बॉटल थी बॉटल थी 4 मिलियन की, इसमें 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट corresponds to bottles that sustained damage during the in transit due to accident. As a goodwill gesture, the supplier provide replacement bottles without any additional consideration accompanied by a sales tax. सर ये रिप्लेसमेंट है। अब मेरी बात समझो, बेचने वाले ने 4 मिलियन की बोतलें दी, 20% बोतलें खराब हो गई, तो जो 20% बोतलें खराब हुई हैं उसकी रिप्लेसमेंट में उसने 20% बोतलें गुडविल जेस्चर के तौर पे दे दी, तो क्या इसकी क्या ये जो उसने अब इजाफी बोतलें दी हैं, क्या इसकी इनवॉइस जनरेट होगी? फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, नहीं होगी इनवॉइस जनरेट। इजाफी चार्ज, इजाफी जो 20% की बोतलें आई हैं उसकी तो कोई इनवॉइस, बेसिकली ये है फ्री रिप्लेसमेंट। फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं होती और फ्री सैंपल सप्लाई होती है। पढ़ा हुआ ना? ये वाला पॉइंट है यहां पर। अब यहां पर एक चीज और नोट करो, इसने सेल्स टैक्स इनवॉइस कंपनी की है। इसने क्या की है? सेल्स टैक्स इनवॉइस साथ भेजी है। अच्छा, गर्चे हमसे पैसे चार्ज नहीं किए लेकिन हमें इनवॉइस दे दी है। सर चूंकि हमारे पास इनवॉइस आ गई है, इस वजह से हम अब इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। याद रखना, जब आउटपुट टैक्स की बात आती है तो हम कहते हैं फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं है। इनपुट टैक्स की बात आएगी तो भाई वो सप्लाई नहीं है। अब वो सप्लाई नहीं है, फ्री रिप्लेसमेंट की है ना इसने, विदाउट एनी एडिशनल कंसिडरेशन, लेकिन इसने इनवॉइस दे दी हम, accompanied बाय इनवॉइस। अब आगे चलते हैं, बाद इसका इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है। अब मशीन 15 मिलियन की मशीन खरीदी है, 15 मिलियन की मशीन खरीदी है। 60% ऑफ द पेमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द मंथ व्हाइल द रिमेनिंग अमाउंट इज स्केड्यूल्ड टू बी पेड इन equal installments over the next 3 months. Equal installments over the next 3 months. सर जी आपकी मशीन 15 मिलियन की है, आपने जिस महीने ट्रांजैक्शन हो गई उस महीने इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? पैसे चाहे बाद में दें या उस वक्त दें। तो भाई ये तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये परचेजेस में शामिल नहीं होना चाहिए, इसका अलहदा होना चाहिए। पिगमेंट इन रिटेल पैकिंग, द रिटेल प्राइस ऑफ दिस पिगमेंट इज 7, रिटेल प्राइस 7.9 है। शामिल कितने का है? आपको पता है थर्ड स्केड्यूल आइटम है, थर्ड स्केड्यूल आइटम पे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगना है, पता है ना भाई? ये सर इसके मुताबिक करना था। Purchases of taxable goods from unregistered person comprise of BVAX। सर taxable goods from unregistered person से जो परचेज की उसमें BVAX था,
जो बी फार्मर से ऑब्टेन की, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना ही नहीं होता, वैसे भी इसको इग्नोर ही करना है। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन में क्या शामिल है? वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स शामिल है जो 13 स्केड्यूल में लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर को बेची 23 मिलियन की, रिटेल प्राइस कितनी थी? 25 मिलियन की। ड्यूरिंग द मंथ द डिस्ट्रीब्यूटर ने, पहली तो बात है 23 मिलियन की शामिल है, जबकि रिटेल प्राइस 25 थी, तो 25 की शामिल होनी चाहिए थी। इस महीने में 10% रिटर्न हुई है, लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट 5 सितंबर, सर जब डेबिट क्रेडिट नोट बना है तब उसका इनपुट आउटपुट देखा जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई डेबिट क्रेडिट नोट से है तो ये से डेबिट क्रेडिट नोट का मतलब है सेल रिटर्न, लेकिन डॉक्यूमेंट कब बना है? अगले महीने, तो ये सेल रिटर्न अगले महीने आएगी, अब इस महीने फॉल नहीं करेगी जब डॉक्यूमेंट बनेगा तब। सर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल टू द, सर जी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया हमने थर्ड स्केड्यूल आइटम, आपको पता होना चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम सप्लाई कर दें तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट हमारी यूएई में गई है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल था 6 मिलियन का और ये रिटर्न हुआ है 10 अगस्त 2023 को। डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हो गया था उसी सेम डेट को। ये एक्चुअल में परचेज किया था 2 फरवरी को परचेज किया था, 10 अगस्त को रिटर्न हुआ है। फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 10 तारीख है। सर हमें 180 दिन पूरे करने पड़ेंगे। 180 दिन की लिमिट है ना। फरवरी के ये डेज काउंट करके फिर इसको करना पड़ेगा। ये जो है वो पैकेजेस मटेरियल जो है वो 6 मिलियन का था, रिटर्न कर दिया सप्लायर्स को। हमने रिटर्न किया है, यानी ये बेसिकली क्या है, ये परचेज रिटर्न है। कितने दिन बन रहे हैं सर? फरवरी के बेसिकली बनेंगे, फरवरी की 2 से शुरू किया ना, 23 है बेसिकली, 23 है तो 2023 है ना। अगर 2024 होता तो 28 बनते ना, 2023 है तो 27। फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 10 दिन ये काउंट करें। अगर ये 180 दिन से ज्यादा बने तो हम इस रिटर्न को काउंट फॉर नहीं करेंगे। सर 190 डेज बन रहे हैं, 190 डेज का मतलब है इसको काउंट फॉर नहीं करेंगे, क्योंकि 180 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ₹2.5 मिलियन वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड, गलती से रह गया। फरवरी के महीने की रिटर्न थी, फरवरी में ओमिट हो गया, मार्च 6 माह तक हो सकता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर अगस्त की रिटर्न है, हो सकता है अकाउंट फॉर, ये कर लेंगे सर। परफ्यूम जिसकी रिटेल प्राइस 1 मिलियन थी, मार्केटिंग स्टाफ को दिया प्रमोशनल कैंप। सर ये फ्री सैंपलिंग है, अगर फ्री सैंपल हो, यस अगर फ्री सैंपल हो तो सप्लाई हो गया, आउटपुट चार्ज हो जाएगा। लो सर ये फ्री सैंपल है, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स। पैकेजिंग मटेरियल रिटर्न किया था, ये भी इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। लो सर ये मैंने लिख दिए। अब यहां पर करते हैं जनाब जीनत एंटरप्राइजेस।
computation of टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पीरियड है अगस्त 2023। वर्किंग नंबर 1, आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1, आउटपुट टैक्स। हाँ जी, आउटपुट टैक्स की बात करूंगा तो रजिस्टर पर्सन है 30, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 8। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स के एडजस्टमेंट की बात करता हूं तो पहली एडजस्टमेंट आती है सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑफ थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल आइटम। सर 2 रुपये ऐड कर दूं इसमें? ₹2 ऐड कर देता हूं। पहला काम ये किया कि मैंने ₹2 ऐड कर दिए और रिटर्न नील। क्यों? डेबिट नोट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशूड आफ्टर टैक्स पीरियड। अगर अगस्त में होता तो यस करते, फिर यस। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आउटपुट की एडजस्टमेंट मैंने कर ली ये वाली। इसके बाद आगे चलते हैं सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक। हाँ जी सर जी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है ना, तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल टू अनरजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर। सर थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगना। इसका मतलब ये है कि ये जितना भी है इस पर नो फर्दर टैक्स। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आ गया हमारा आउटपुट टैक्स में अगली बात, परफ्यूम हैविंग रिटेल प्राइस ऑफ 1 मिलियन। हाँ जी, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितने का है? 1। परफ्यूम्स ये सप्लाई होगी सर। लो सर, आउटपुट के हवाले से तो सिर्फ यही एडजस्टमेंट है। लो सर, ये एडजस्टमेंट है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इनपुट टैक्स की। सर फ्री सैंपल मिले, सर हमने को पेमेंट ही नहीं की, इनपुट टैक्स किस चीज का देंगे?
सर जी इनपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है सर? 44। सबसे पहली एडजस्टमेंट है रॉ मटेरियल, नेट ऑफ स्पेशल। सर स्पेशल डिस्काउंट जो है ना, वो जब बेचने वाले ने वो नहीं किया तो फिर हम भी उसको ऐड करके उस अमाउंट पे इनपुट क्लेम करेंगे। जी भाई क्या मतलब? सर ट्रेड डिस्काउंट जो एज पर द टर्म्स ऑफ, जो एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो और इनवॉइस में शो हो रहा हो, ये अकाउंट इस केस में सिर्फ डिस्काउंटेड वैल्यू लेनी है, अदरवाइज कभी भी डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं लेनी बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी। कौन सा? सर टैक्स पे किया आपने, उसने जब आपको, उसने आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे टैक्स लगाया या फेयर मार्केट वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगाया तो फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स पे किया है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ। ग्लास बॉटल की वर्थ क्या है? 4 मिलियन। अमंग दीज 20% of the total cost corresponds to bottle that sustained damage in transit due to an accident. As a good gesture, the supplier provided a replacement bottle without an additional consideration accompanied by a sales tax invoice. जब यहां पर एक, इसमें ना दो बातें हैं। अब अगर तो ये इनवॉइस इसने इशू की है, अगर इसने ये इनवॉइस इशू की है तो क्या इसने ये इनवॉइस फुल वैल्यू पे इशू की है या नील इनवॉइस इशू की है? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? वो ये कहते हैं हम आपको मजीद रिप्लेसमेंट के तौर पे वो देते हैं। अगर उसने फ्री दी है, यानी उसने पैसे तो नहीं लिए, उसने जो इनवॉइस इशू की है वो फ्री की है, यानी उसने उसके पैसे चार्ज नहीं किए लेकिन इनवॉइस फुल अमाउंट पर इशू की है और आपके पास अमाउंट आ गई है और उस बंदे ने चूंकि इनवॉइस इशू की है तो इसका मतलब उसने वो वाला टैक्स भी जमा कराया होगा, तो आप इनपुट भी क्लेम कर सकते हो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर उसने वो इनवॉइस नील पर इशू की हुई है तो फिर आप इनपुट भी नहीं क्लेम कर सकते। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर अब इनवॉइस जो इशू होनी चाहिए या सेल वैल्यू जो होनी चाहिए, दैट शुड बी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना। तो आमतौर पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब वारंटी का सीन होता है ना, वारंटी का, तो उस वक्त कॉस्ट के अंदर हम जब पहले चीज बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर शामिल होता है ये वाली, उसके अंदर शामिल होता है टैक्स। इस वजह से जो वारंटी होता है और उस केस में जो फ्री रिप्लेसमेंट होती है उस पर आप जो है ना आउट फ्री रिप्लेसमेंट होती है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता दोबारा, चूंकि पहले ही एज्यूम किया होता है कि ये खराब होगी और फ्री रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने कोई चीज बेची, और ये सोचकर बेची कि ये मतलब ये खराब हो या ना हो, हमने बेच दी है, तो उसके बाद जब आप दोबारा फ्री देते हैं और इनवॉइस भी इशू कर रहे हैं, गच्चे आप उसके पैसे नहीं ले रहे, तो वो सप्लाई है। और अगर बेचने वाले ने सप्लाई इनवॉइस आपको दे दी है, यानी उसको सप्लाई मान लिया है और उसका टैक्स जमा करा दिया है, तो आप भी फिर उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये एक रीजन हो सकती है जिस वजह से आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। यहां पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लीजिए, इनपुट
टैक्स ऑन इनपुट टैक्स किस चीज पर? जी भाई, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉटल्स। कितना है सर? 4 का 20% कितना बना? 0.8। ये भी ऐड कर ले। जी भाई, सर अगर ये रिप्लेसमेंट ना ही होती तो जो डैमेजेस थे उसके लिए इनपुट टैक्स क्लेम होता? नहीं होता। क्यों उसके लिए ना होता क्लेम? सर? वो तो वैसे ही परचेजेस में शामिल है उसमें फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा जो डैमेज? सर। जब आपने परचेज किया तो वो तो नॉर्मल है ना, वो तो आप परचेज के अंदर डाल दिया तो इनपुट क्लेम होना ही होना है उसका नॉर्मली। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद अगला पॉइंट था मशीन वाला। सर मशीन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है ना, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को यहां से तो निकाल देंगे। फिर उसके बाद आ गया पिगमेंट। थर्ड स्केड्यूल आइटम का मतलब है, यहां पर लिखूंगा 0.75 उसने लिखा होगा, हमने कितना ऐड करना है? 0.4 ऐड करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इसको इग्नोर करें, ये ओके है। फिर इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अगली कौन सी है? पैकेजिंग। पैकेजिंग मटेरियल वर्थ 6 मिलियन वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन। सर जी, आप इनपुट टैक्स रिटर्न है, कितने डेज हो गए हैं? डेबिट या क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर 180 डेज। इसके साथ क्या लिखूं? पैकिंग मटेरियल लिखूं? पीएससी के पैकेजिंग मटेरियल, जी बताइएगा कितना है? पैकेजिंग मटेरियल कितना है? 6 मिलियन का है, लेकिन वह रिटर्न 6 मिलियन का रिटर्न हुआ था, लेकिन अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। अकाउंट फॉर नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर 180 डेज। फिर उसके बाद आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि इनएडवर्टेंटली रह गई थी। परचेजेज इन फरवरी, जी 2.9 मिलियन। लो सर, ये आ गया, 2.9 मिलियन ऐड कर दिया। इनपुट टैक्स की और कोई एडजस्टमेंट नहीं रह गई। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट हो गई इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। परचेज है 15 मिलियन, टैक्स है एट द रेट ऑफ 18%। जी बताइएगा? 2.7 मिलियन। ये भी आ गए, तो अब है वर्किंग नंबर 4। अब चूंकि सब कुछ कॉमन है तो यहां पर क्या आना चाहिए? अपॉर्शनमेंट आनी चाहिए। दो ही चीजें हैं, एक है टैक्सेबल और एक है एक्सपोर्ट। एक है टैक्सेबल और एक है एक्सपोर्ट। दूसरे नंबर पे आ गया वैल्यू ऑफ, जी वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइएगा कितना है?
सर जी इसको टोटल करना पड़ेगा, ये कितना बन रहा है, इस पर सेल्स टैक्स भी लगा दीजिए एट द रेट ऑफ 18%, 7.38। लो सर 7.38। क्या करूं, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे तो 41 आना है ना भैया। एक्सपोर्ट का क्या सीन होगा, एक्सपोर्ट उसने सवाल में दिया हुआ ना, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, लिख देंगे टोटल कितना आ गया 53। अब आ गया परचेजेस, अब आ गया परचेजेस जी। हाँ भाई परचेजेस पे कितना, ये टोटल करना पड़ेगा ना आपको ये सारा, 44 प्लस 1.2 प्लस 0.8 माइनस 15 प्लस 0.4 प्लस 2.9 जी, जी 34.3, 8 है, इस पे टैक्स लगाइए 18% के हिसाब से, जी 6.1884, 6.19 कर दूं, अब 44 प्लस 1.2 प्लस 0.8 माइनस करना था 15, फिर प्लस करना था 0.4, यही किया ना, और फिर प्लस करना था 2.9, कौन सा 33.3 है, 34.3, और बताइए इसका कितना बन रहा है 6.1, ठीक हो गया सर। चलो ये आपका आ गया इनपुट टैक्स 6.17, जरा कीजिएगा 41 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 6.17 जी 4.78। दूसरा भी कीजिएगा 12 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 6.17, 1.39। अच्छा जी फिर उसके बाद आ गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी 2.7 है, 41 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 2.7, 2.09 कर दूं, 88 कह रहे हैं जी, 12 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 2.7 जी 0.61 जी। तो जनाब ये अपोर्शनमेंट भी हो गई है, मसले हल हो गए हैं सारे। अब हम सवाल करते हैं, पर्पल कलर ही पता नहीं कहाँ चला गया, ये आ गया सर। आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, $7.38। इनपुट टैक्स कितना है, लोअर ऑफ जी
ब्रॉड फॉरवर्ड ना लूं पहले, सवाल में नहीं है, नील लिख देते हैं। फॉर द पीरियड भैया 6.17 क्यों लेंगे, भूल गए हैं, हमने तो अपना लेना है ना 4.78। इसको कंपेयर किससे करना है, 90% ऑफ 6.64। लोअर कौन सा है, जैसे ही मैंने 4.78 लिखा जेन में पहली बात ये आई कि भाईजान कैरेट फॉरवर्ड तो कुछ भी। अच्छा जनाब, इसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी 2.09। उसके बाद आ गया फर्दर टैक्स। अब हम लिखेंगे फर्दर टैक्स कितना था, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सप्लाईज की हैं, 8 की। हाँ जी भैया 8 की सप्लाईज की हैं और सारी ही किसको की हैं, नील लिख दूंगा ना, जरा बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैं क्यों वो किया। ये रहने देता, बस ये लिख देता थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। अच्छा जी, फर्दर टैक्स के बाद हमारा आ गया सेल्स टैक्स पेबल। जी बताइएगा, 0.51 है कि 2 है यार, 1 है, चलो 0.51। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट रिफंडेबल जी 1.39 प्लस 0.61 जी 2। ये सवाल था, मेरा ख्याल है कि उसमें सच कोई मुश्किल बात नजर नहीं आई। सिर्फ एक बात है जो थोड़ी सी ट्रिकी थी और वो ये ग्लास बोतल की फ्री रिप्लेसमेंट। असल में फ्री रिप्लेसमेंट थी, अगर वो ये इनवॉइस वाली बात ना करता तो मैंने नहीं इनपुट टैक्स की वर्किंग करनी थी। उसने जब पैसे हमसे नहीं लिए, अब मेरा पॉइंट समझो, आंसर तो निकल आया, आंसर तो टैली हो गया, कॉन्सेप्चुअल बहस तो हो सकती है ना सर। उसने हमसे पैसे नहीं लिए, हमने पैसे नहीं दिए, सब फ्री सैंपल्स नहीं है, ये फ्री रिप्लेसमेंट है, चीज के बदले उसको रिप्लेस किया है, लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन नहीं दी, उसने अपनी गुडविल की खातिर की है और इनवॉइस भी इशू की है। इन दोनों चीजों की वजह से मुझे अंदाजा होगा कि यार ये सप्लाई होगी, आउटपुट चार्ज हुआ होगा और फिर हम भी इनपुट क्लेम कर लेते हैं। वगरना अगर ये एज पर द ये वारंटी होती या वो कहता कंपनी की पॉलिसी है फ्री रिप्लेसमेंट की, तो याद रखिएगा उस केस में फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उस कंपनी की पॉलिसी नहीं, उसने गुडविल जैसे कर जी हमसे नहीं लिया, क्योंकि उसने हमें इनवॉइस भेजी है, हमारे पास इनवॉइस होगी, हम इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। ठीक है, इनवॉइस जीरो होगी तो हम जीरो पे, इनवॉइस जीरो होगी फिर तो बैच ही खत्म होगी ना, फिर तो क्या बात होगी। इनवॉइस इशू करने का मतलब है कि उसने मॉनिटरी वैल्यूज की इनवॉइस इशू की है। अगर इनवॉइस नील भी है तो फिर तो कोई इनपुट नहीं बनता, लेकिन वो अगर इनवॉइस मतलब कोई बंदा आपको इनवॉइस देगा कि भाई ये मैं आपको ग्लास भेज रहा हूँ, ये ₹0 के हैं, तो फिर वो इनवॉइस क्यों देगा, बस फिर ग्लास भेज दे। उसका इनवॉइस देना इस बात की दलील है कि उसने आपको वैल्यू साथ लिखी होगी और उसी पर ही आप इनपुट क्लेम करोगे। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इनवॉइस सेल्स टैक्स इनवॉइस का लफ्ज ना लिखा होता
तो हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करते और हम इसको फ्री रिप्लेसमेंट तस्वुर कर लेते। एक पहलू है इनवॉइस वाला, एक पहलू है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट या एज पर द टर्म्स वो आपको फ्री रिप्लेसमेंट दे रहा हो, उस पे भी वो सप्लाई नहीं होती। लेकिन इसने गुड जेस्चर के तौर पे फ्री दे दी है ये इसने, और इनवॉइस भी साथ दी है, तो हमने उससे सप्लाई एज्यूम कर लिया। और जब सप्लाई एज्यूम किया तो इसका मतलब आउटपुट टैक्स चार्ज हुआ है, उसने आउटपुट टैक्स जमा करा दिया, तो हम फिर इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे, हमारे पास इनवॉइस मौजूद है। इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए दो चीजें चाहिए, सप्लाई और इनवॉइस। ठीक है सर, सप्लाई है इनवॉइस नहीं है तो भी फारग है, इनवॉइस है सप्लाई नहीं भी तो भी फारग है। सर समझ आ रही? आपके पास इनवॉइस है, आपने एडवांस में पैसे दिए हैं, आपके पास इनवॉइस मौजूद है, लेकिन अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, इनवॉइस है, इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सप्लाई हो इनवॉइस हो इनपुट क्लेम करेंगे। बाकी जो चीजें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब कब नहीं मिलता वो सारी तो अपनी जगह पर मौजूद है। इसको सप्लाई भी हो गई, इनवॉइस भी थी, इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया जी। 5 सितंबर वाली जो थी डेबिट क्रेडिट नोट, ये 5 पे जाके होगा? हाँ अगले महीने जाके होगा, तो अगर नाम हुआ तो सितंबर में होगा ना। अब ये तो अगर नाम हुआ तो फिर अगले 180 दिन में कोई भी हो जाता है। देखिए डेबिट क्रेडिट नोट इशू होगा तो फिर ही होगा ना। हमने ये देखना है डेबिट क्रेडिट नोट 180 दिन के अंदर अंदर इशू हुआ हो। इनवॉइस की डेट से डेबिट क्रेडिट नोट की डेट 180 दिन के अंदर होनी चाहिए। आप डेबिट क्रेडिट नोट के बाद 180 दिन कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है जी? इनवॉइस की डेट के 180 दिन के अंदर डेबिट या क्रेडिट नोट इशू हो जाना चाहिए जी भाई। और कोई बात बताइए सर जी। सेल्स टैक्स के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, ये अच्छा सवाल है। मुझे समझ नहीं आ रही मेरी किताब कहाँ पे है। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो 11, 12 नहीं, 13 ऑनवर्ड जो है ना वो करनी चाहिए। 13 मेरा ख्याल है जेएफए है, 13th कौन सा है, और 14th हादी है, और 15th मेहरबान है, और 16th फारगी है। 16 छोड़े, लिख दिया मैंने लेकिन ये फारग है। 17th कौन सा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। 18th बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और ये जीनत है, ये भी अच्छा है यार। अगर मुझसे कोई कहे नहीं भाईजान आपने इतनी लिस्ट दे दी सुपर इंपॉर्टेंट बता दें, तो मैं कहूंगा मेहरबान, कॉन्फिडेंस, ये दो सुपर इंपॉर्टेंट। मेहरबान और कॉन्फिडेंस ये दोनों सुपर इंपॉर्टेंट। बाकी मेरा ख्याल है कि सेल्स टैक्स इतनी इज्जत जरूर रखता है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल तो करो यार। कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। 4 घंटे में 6 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एक गो में बैठे ये वाले 6 न्यूमेरिकल करने। अगर आपने बाकी पहले किए हुए हैं, अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं किया सेल्स टैक्स का, तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई नहीं किया तो फिर आप 11 से शुरू हो और 19 तक सारे करें। इसमें जाहिर बात है फिर 11, 12 और 16 ये हलवा होंगे, ये आसान होंगे, ये आप पहले कर लीजिएगा। और फिर ये वाले 13, 14, 15, 17, 18, 19 ये बाद में कर लीजिएगा जी। सर वो आपने पहले दिन जो ट्रेंड दिखाया था कि ये यहाँ यहाँ के सवाल
अभी वो 8 नंबर का आया था, तो उसके साथ जो थ्योरेटिकल सवाल था वो देखा है? हम तो सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल पे खेलने जाते हैं। सर जी सेल्स टैक्स टोटल 8 नंबर का आया था, तो भाई उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में उसने वैल्यू सप्लाई का पोर्शन पूछा था, वो 8-10 नंबर का वो था जिसमें कहता जी आप बताएं वैल्यू सप्लाई क्या होगी, तो कहने को तो थ्योरी में लिख दिया वो, लेकिन था तो वो न्यूमेरिकल नॉलेज वाला सवाल। तो ये देखिए एक चीज तो क्लियर है, 20 नंबर तो ऑफिशियली उसने कहे हैं, 20 से 30 जो है ना ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पिछली 4 अटेम्प्ट की एवरेज 26.8, ये ज्यादा लॉजिकल है। इसको 27 से ऊपर कहना एग्जैजरेशन हो सकती है। मैंने टीचर से 35 भी सुना है और मुझे हंसी भी आती है कि यार ये किस मुंह से 35 कह रहे हैं, लेकिन बस जिस बात की रोह में इंसान कहते हैं तकरीर करते हुए जोशे खिताबत में उन्होंने 35 फरमा दिया, तो मैंने कहा चलो अल्लाह पाक आसानी करे। अब अच्छा भी नहीं लगता कि एक टीचर को बंदा ये कहे कि सर जान दो लेकिन मैं इसलिए ना आपके साथ स्टैट्स के साथ बात करता हूँ। वो देख लीजिए 26.8 मैं कह रहा हूँ ये एवरेज आ रही है, और 25 नंबर से ज्यादा का ही आया जब भी आया, तो 25-30 तो एक एवरेज है। तो अगर 20, और मैं कहता हूँ कि 25-30 का मतलब है कि आधा पेपर पास, यही मतलब है ना। क्यों ना तैयार करें, क्यों ना मेहनत करें इस पे। मेरा तो ख्याल है कि आप ये एक बार न्यूमेरिकल करें, 10 से शुरू करें, आज के दिन ही 10 से शुरू करें, 11 से, और करते हैं। आपने आखिरी स्टॉप 19 पे आगे लगाना है। यकीन करें ये एक बार मेरे कहने पे कर लें, नहीं आप कोई भी मुश्किल आ जाए डूएबल होगा आपके लिए पेपर का न्यूमेरिकल है। एमसीक्यूज तो होने ही नहीं, अल्लाह ताला आसानी करे इंशाल्लाह। पीछे ये सर पिछली उम्र आगे आपने ये सवाल पूछ लिए। नहीं पूरे सेशन में क्या, पहले दिन मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग किस किस तरह होती है। मेरे पास आज भी उस स्लाइड में मौजूद है कि भाई 100 नंबर का सब पेपर होगा, और ये एमसीक्यूज की तो कोई मजाक है ही नहीं, तो आपने अभी मेरे से मजाक कर दिया है। ये डिपेंड करता है आप उस 2 दिन में क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। मैंने आपको थ्योरी का शॉर्टकट बता दिया। थ्योरी के 2 हिस्से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हिस्सा डेफिनेशन वाला जो मैंने पहले कराया, दूसरा हिस्सा रजिस्ट्रेशन वाला, तीसरा हिस्सा जो है वो 18 और 19वें चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक टिप देता हूं, आप ये 3 हिस्से जो है वो अगर आप 3 घंटे इस पे लगाएं तो ये बहुत बेहतर तैयार हो जाएंगे। आप जब 3 से 4 घंटे इस पर लगा चुके, एक बार पास पेपर पकड़े। सर फर्स्ट हिस्सा है डेफिनेशंस वाला, सेल्स टैक्स की बात, सेकंड हिस्सा है रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग वाला, थर्ड हिस्सा है चैप्टर 18 और 19 का जो थ्योरेटिकल पार्ट टेस्टेबल है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आप ये करने के बाद ना एक बार जो आपकी किताब के पीछे है ना थ्योरी के पास पेपर्स, उसको करें ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। पिछली 5 अटेम्प्ट्स के वो जरूर करें थ्योरी के पास पेपर। सर ऐसे ही होता है हर बारी पेपर। आप 2-3 मेरी ख्वाहिशात हैं, इसके बाद अगली एक ख्वाहिश है कि आप अब जाके भरपूर मेहनत करें और टारगेट रख के मेहनत करेंगे। 24 को मैंने मिनी पेपर देना है, टारगेट रख के प्लान बना के मेहनत करें। 24 को आप अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ पर जब पेपर देंगे तो उसके बाद जब आप पेपर दे के बाहर निकलेंगे तो वो यकीन माने जो समझदार होता है वो उस टाइम पे
कुछ चीजें ना बताने में नहीं समझ आती, कुछ चीजें आपके सामने पेपर आता है तो उस वक्त ही आपको समझ आती है, और वो चीज आप पेपर से पहले मॉक में सीख सकते हो, और मॉक आप देते नहीं हो तो अचानक पेपर में फिर वो प्रॉब्लम आती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आज 15 तारीख है, 24 तारीख आने में आज 9 दिन बाकी है, मेहनत करें, प्लान बनाएं। मेरे मुताबिक अगर आपके और सब्जेक्ट्स भी होंगे यकीनन, तो आप 4 से 6 घंटे हर रोज टेक्स्ट जरूर पढ़ें। अगर आप समझते हैं आपकी तैयारी अच्छी है तो 3-4 घंटे, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी कमजोर है तो कम से कम 5 से 6 घंटे, और अगर आपके ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट ही हैं, तो 6 से 8 घंटे पढ़ें, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से तैयारी करके कवर करके पेपर में बैठे, और फिर उसके बाद हम उसी दिन जब आपका मॉक होगा उसके बाद हम उसको डिस्कशन सेशन रखेंगे, उसको पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि भाईजान क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी स्टोरी। ठीक हो गया सर जी। और मैं एक बार पहले ये बात बता चुका हूं, लेकिन आज कंक्लूड करना है तो बता देता हूं 2 बातें। एक तो ये कि चैप्टर नंबर 2 और 3 इस रिवीजन में नहीं था, मैंने उसको ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, फिजिकल के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। ये जो प्लेलिस्ट बन रही है इसमें इंशाल्लाह चैप्टर 2 और 3 की वीडियोस भी शामिल हो। ठीक हो गया। अब तकरीबन आधे घंटे में आधा घंटा चैप्टर 3 के लिए, आधा घंटा चैप्टर 2 के लिए, तकरीबन ये 1 घंटे से 1.5 घंटे में दोनों चैप्टर उस रिवीजन में कराए हुए। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, अगर मैं ब्लॉक्स बनाऊं कि कौन कौन सा सवाल हर अटेम्प्ट में आता है, तो एक सवाल चैप्टर नंबर 1 से 3 तक है, ये वाला सवाल लाजमी आपको पेपर में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं आपको पेपर में कौन सा सवाल लाजमी आएगा, कंफर्म। एक सवाल आएगा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में सैलरी का, और एक सवाल आएगा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में एओपी। लास्ट टाइम आया है, मैं बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं एओपी या बिजनेस में से ही कोई आता है। ठीक हो गया। एक सवाल आएगा चैप्टर नंबर 14, 15, 16 में से। एक सवाल आएगा सेल्स टैक्स की थ्योरी का, 1 या 2, और एक सवाल आएगा सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का। यानी ना पेपर ओपन है, कुछ ऐसी बात नहीं कि आपके हो गया, ये नहीं हो सकता। वेरी ओपन, वेरी क्लियर। आ जाए यार, क्या आपको नहीं पता कि इसमें से अभी डिस्कस किया कि भाई 25 से 30 नंबर पक्के हैं, ठीक है, 26.8 में 27 लिख रहा हूं। इतनी बार सवाल आया, क्या हो सकता है 14, 15, 16 में से सवाल आए, लाजमी सवाल आएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 10 से 12 नंबर। बिजनेस का न्यूमेरिकल 14 से 16 का, और सॉरी सैलरी का, और बिजनेस का न्यूमेरिकल 16 से 18 का, और ये 5 से 7 मार्क्स का, 10 नहीं, ये इतने इसी रेंज में है। अब टोटल कर लीजिए इसको, मैं अगर 27 से 30 लिखूं तो 30, 40, 50, 60, 70, 75, ये 75 नंबर तो ये आपके सामने पड़े हैं। यानी बिल्कुल कोई बंदा थोड़ी सी आंख खोल के रखे, बिल्कुल बहुत ज्यादा सियाना ना हो, तो ये नंबर तो यार मैं आपको पेपर से पहले बता रहा हूं इन चैप्टरों में से सवाल आने और इतने इतने मार्क्स के आने। अब कोई बच्चा इतना क्लियर होने के बावजूद के कि समझ नहीं आई पेपर में, कहां से पेपर आ गया, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मॉक ऐसे नहीं, आप मॉक को बुला रहा और मॉक कर रहे हैं, हम मॉक के लिए मेहनत करते हैं। मैं
छः आठ अटेम्प्ट पुराने पेपर देखने शुरू करता हूँ, क्या ट्रेंड आ रहे हैं, पिछली बार कौन सा आया, उससे पिछली बार कौन सा आया, कैसे कैसे सवाल आ रहा है, इस बार कौन सा एक्सपेक्टेड आएगा, सारी वर्किंग करते हैं। लेकिन ये चीज हर बार मैं हर बार ही देखता हूँ तो मुझे यकीन है कि यार ये सवाल तो कंफर्म आने हैं। तो 75 नंबर का क्या पेपर आना है ये तो आपको पहले ही पता है। अब अगर आप फिर भी कहेंगे सर बिजनेस के न्यूमेरिकल की मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो यार अब मैं यही कहूंगा कि शाबाश है। और क्या कहूं आपको मैंने 5 न्यूमेरिकल बिजनेस के बताए हैं, 3 न्यूमेरिकल एओपी के बताए हैं, 5 न्यूमेरिकल सेडी के बताए हैं, 5 न्यूमेरिकल आपको मैंने सेल्स टैक्स के बताए हैं। आपके सामने आपको मैं बता रहा हूं, घंटे बता रहा हूँ यार, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे और 5 घंटे, ये लगा लो 17-18 घंटे। कैलकुलेट कर लो ये 18 से 20 घंटे इन्वेस्ट करने में आप कितने नंबर कमा रहे होगे, कम से कम 40 से 45। और अगर आप ये सब कुछ समझने के बाद भी फेल हो जाओ तो सर फिर इसका मतलब है कि आपने वो ड्यू मेहनत नहीं की। मैं इंसान का ना ज़मीर और खुदा मतलब वो इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को अपनी पूरी एफर्ट से, अपनी पूरी ईमानदारी से थ्रू आउट द सेशन इस तरह से पढ़ाया है कि एक मुनासिब एवरेज बच्चे को अगर वो साथ साथ पढ़ता है तो ये पेपर पास करना कोई मुश्किल नहीं है। और सच बताएं कि आपको नहीं लगता कि यार ऐसे ही है, हर चीज़ इतनी क्लियर कर दी है कि यार आपको न्यूमेरिकल देख के बिजनेस का, एओपी का, सैलरी का, सेल्स टैक्स का, रिटर्न असेसमेंट अपील ये देख के ऐसे ना लगे कि ओहो ये क्या होगी। तो सर बाकी प्रैक्टिस है, बाकी आपकी मेहनत है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आप वो कामयाब करे। 24 तारीख को सब लोगों ने आना है, जान मार के आना है, मेहनत करके आना है और एक बार अपने आप को चेक करना है। मैं आपको आज एक बात बताऊं, अगर आप 24 तारीख को मेहनत करके आएंगे तो 5 से 7 नंबर अदर देन स्टडी टेक्स्ट आप फाइनल एग्जाम में गेन करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप जितना मर्जी किताब पढ़ने की मोटरसाइकिल किस तरह चलानी है, लेकिन जब आप एक्चुअल में मोटरसाइकिल पे बैठ के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो मंजर कुछ और ही होता है। जितनी मर्जी मैं आपको बात कर लूं, आप एक बार आए फुल तैयार होके, मुंह हाथ धो के बैठे हो, 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करना हो। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो आगे कहते हैं सर मेरा हाथ हो गया, मुझे लिखा ही नहीं गया, मैं इतना ज्यादा 3 घंटे नहीं कर सका। कितनी अजीब बात। आपको पेपर करते हुए उस वक्त समझ आएगा कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सवाल करते हुए बंदा पेपर करते हुए इसलिए भी कंफ्यूज होता कि पहले मैं तीसरा करूं या चौथा करूं, पहले मैं इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करूं या सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल करूं, पहले मैं थ्योरी वाले करूं या न्यूमेरिकल वाले करूं। ये सवाल आसान लग रहा है, चलो ये पहले कर लेता हूं। ये बातें तो कभी आपने सोची नहीं, ना कभी अल्लाह का शुक्र है आज तक उस लेवल पे तैयारी की, ना ही कभी आगे उतनी सीरियस होकर टेस्ट दिए। अगर टेस्ट दिए भी तो उनका स्कोप लिमिटेड था, 1 हेड 2 हेड। एकदम प्रोविजन की बात आए और आप इनकम टैक्स की प्रोविजन समझेंगे या सेल्स टैक्स में प्रोविजन समझेंगे और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। रिटर्न की बात आएगी, वो सेल्स टैक्स की रिटर्न होगी या इनकम टैक्स की रिटर्न होगी। आपने आज तक कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया क्योंकि आपने कभी उसने अपना स्कोप इतना बड़ा नहीं किया। और पेपर में जाके एक ही बार करेंगे तो फंसेंगे। इधर एक बार इसको ट्राई करें, मेहनत करें। सर समझ आ रही है? आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आसानी करे। जी भाई सर वो पेपर को अटेम्प्ट करने में भी थोड़ा बहुत बता देंगे, सबसे पहले सवाल कौन सा उठाना है? अच्छा, वैसे जनरली मैं ये वाली डिस्कशन मॉक के फौरी बात करता होता हूँ दिखा के, मगर क्या कहते हैं, मतलब आपको वो पेपर दिखा के कि यार ये पेपर है, आइडियली इसको कैसे करना चाहिए था। एक लेटेस्ट एडम का पेपर भी अक्सर उसको साथ डिस्कस करवा देता हूँ। मगर अब चूंकि आपने सवाल पूछे, थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी का वो सवाल करना चाहिए जो फुल रट्टा है और जो आपको आता है। वो सवाल
आप एक तो जल्दी से कर भी लेते हैं, टाइम भी कम लगता है, और असल उसका फायदा है कि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। इमेजिन कि आपने 5 नंबर का सवाल है और वो पूरे 5 पॉइंट छाप दिए, तो पहले 5 नंबर लिखने से ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती कि यस मैं आगे बढ़ा हूं और मैं पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल में नॉर्मली कहीं ना कहीं खराबी होती है, और जब आप पहले न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो न्यूमेरिकल में कहीं फंस जाते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस सेटल हो जाता है। वो नहीं करना। आपने सबसे पहले सवाल वो वाले करने हैं जो रट्टे वाले, जैसे चैप्टर 1, 2, 3 का सवाल है, जैसे सेल्स टैक्स की थ्योरी से सवाल आ गया, जैसे 14, 15, 16 एरिया से सवाल आ गया। ये वो वाले सवाल है जो रट्टे वाले सीधे सीधे सवाल है, ये आप करते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। ये सवाल पेपर में तकरीबन 20-25 मार्क्स के या उससे भी ज्यादा के आते हैं। ये सवाल करने से आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। जब आप उस कॉन्फिडेंस को अटेन कर लेते हैं और आपके पेपर में 4-5 सफ़े लिखे जाते हैं और आपकी राइटिंग स्मूथ, पहला लफ्ज़ तो लिखते हुए भी बंदा रुकता है, साफ साफ लिखूं ज़रा, मुतबरक पेपर है मेरा। लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। अब आप वो वाला सवाल करें जो सवाल आपको आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 5 नंबर वो आ गए इंशाल्लाह, इसमें से भी 5 में से 5 है इंशाल्लाह, इसमें से भी 3 में से 3 है, 13 आ गए। पीछे कितने रह गए? 37 नंबर रह गए। चलो अब आगे सवाल करते हैं। ये करेंगे तो आपको 50 नंबर बड़े अचीवेबल लगेंगे। सजी समझ आ रही है? तो थ्योरी के वो सवाल रट्टे वाले जो आपको आते हैं, फिर छोटे छोटे थ्योरी वाले सवाल, अक्सर हेड ऑफ इनकम का सवाल आ जाता है, या छोटे सवाल आते हैं 4 नंबर 6 नंबर वाला। वो हेड्स ऑफ इनकम में से आना है, वो मैंने नहीं लिखे, लेकिन वो हेड्स ऑफ इनकम में से लाजमी आते हैं सवाल। वो या लॉस का सवाल आ जाएगा, या टैक्स क्रेडिट का सवाल आ जाएगा, या कोई ऐसा सवाल आ जाएगा, उसको उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। 3, 4, 5 नंबर का सवाल है। क्यों? उसने आपका टाइम उतना नहीं खाना, आता होगा तो आप टका देंगे। वो हो गया, तो उसके बाद आप फिर जो थ्योरी का सवाल आपको बिल्कुल नहीं आता, उस पर सोचने से क्या फायदा बढ़ना, उसको छोड़ें और फिर आप आ जाए न्यूमेरिकल की तरफ। कुछ लोगों को, जिन लोगों को सेल्स टैक्स आसान लगता है, वो ये कहते हैं कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पहले करना चाहिए। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आपको आसान लगता है तो कोशिश करें वो वाला सवाल कर लें। आम तौर पे सैलरी का न्यूमेरिकल ज़्यादा आसान लगता है लोगों को, तो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पहले कर लीजिए अगर आपको आसान लगता है, नहीं तो सैलरी का न्यूमेरिकल पहले कर लीजिए, आसान लगता है वो कर लें। उसके बाद बिजनेस का न्यूमेरिकल कीजिए और वो कर लें। फिर कह रहा हूँ 1, 2, 3 एडजस्टमेंट से घबराना नहीं है, कहना चलो कोई बात नहीं आगे चलते। जब वो सब कर लें, उसके बाद अगला स्टेप है कि आप वापस आए, थ्योरी का जो हिस्सा नहीं आता उसके बारे में जो इजहार ख्याल करना है पेपर में वो कर दीजिए, और इस तरह से आप अपना पेपर कंक्लूड करें। ठीक हो गया सर? सर हर चैप्टर वाइज जब आपने तैयारी करना है तो साथ साथ उसकी थ्योरी भी तैयार करनी है, न्यूमेरिकल भी करने हैं, अलहदा से थोड़ी उसको टाइम देना है। फिर दूसरे नंबर पे किस किस को क्राइम करना है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, एक बार उसको देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा किस किस को क्राइम करना है। जो यूट्यूब की उस पर लिखा हुआ है वो काफी है। सर मैंने बताया हुआ है जी, नोट कर लीजिए, आपके साथ भाई बैठे हैं, इनसे पता कर लीजिए। डन है सर जी? अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मैं आपको आखिरी बात ये कहूँगा कि यार मैं आप लोगों के साथ हूँ आपके पेपर देने तक। आपने कहीं पर भी परेशान हो जाए, घबरा जाएं, कोई भी टेंशन हो जाए, कोई भी बात ना समझ आ रही हो, सर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों को सपोर्ट करें आखिरी लम्हे तक, जब तक आप पास नहीं हुए थे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। बस पेपर वो एग्जामिनेशन और